नमस्कार साथियों। आज है 22 जून 2020 और 22 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रश्न बनते हैं सभी की चर्चा हम स्टडी चेकर यूट्यूब चैनल में करेंगे। साथ ही साथ आज का जो प्रमुखता रखी है वो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, सत्यभामा पोर्टल और योगा के बारे में संपूर्ण जानकारी आप आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी कि वीडियो के अंतर्गत आपको 50 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न विस्तार पूर्वक क्लियर हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहां आपको इस वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, सौरभ गांगुली के अलावा भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को भी JSW ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। JSW सीमेंट ने वर्तमान BCCI अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस समय सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली के अलावा सुनील छेत्री जो कि कप्तान हैं भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के, उनको भी JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, JSW ने पहली बार अपने किसी भी विपणन अर्थात प्रचार अभियान में शीर्ष खिलाड़ियों को शामिल किया है, यानी कि पहली बार JSW समूह ने किसी बड़े खिलाड़ी के साथ करार किया है। JSW 20 जून से पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नया मार्केटिंग अभियान शुरू करने जा रही है। और उस अभियान के लिए कंपनी ने जो स्लोगन रखा है वो रखा है लीडर्स चॉइस, यानी कि लीडर्स चॉइस के साथ कंपनी पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 20 जून से अपना मार्केटिंग अभियान या प्रचार कह सकते हैं आप इसे, शुरू करेगी। JSW सीमेंट $14 अरब के JSW समूह की कंपनी है जो कि 1982 में सज्जन जिंदल द्वारा स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है। और प्रहलाद जोशी की अगर हम बात करें तो प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। और सत्यभामा पोर्टल भी कोयला से संबंधित ही है। सत्यभामा का पूरा नाम अगर हम जानना चाहें तो सत्यभामा का पूरा नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ये है सत्यभामा का पूरा नाम। R&D पोर्टल सत्यभामा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात NIC और माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यानी कि इसकी जो कार्य योजना शुरू की गई थी और इसको डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा इसे डिजाइन विकसित किया गया था। पोर्टल को देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिजाइन और विकसित किया गया है। यानी कि इस पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि ऑनलाइन देश के खनिज और खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़े। और इस पोर्टल को कहाँ से देखा जा सकता है? तो इस पोर्टल को research.mines.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री BPR विट्ठल एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 10वें वित्त आयोग सदस्य के रूप में कार्य किया था। वित्त आयोग की बात हम आगे करेंगे कि वित्त आयोग क्या है। तो BPR विट्ठल एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 10वें सदस्य के रूप में कार्य किया था 10वें वित्त आयोग में। विट्ठल इसके अलावा 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। और केरल सरकार के व्यय आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं BPR विट्ठल। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का भी निधन हुआ था। इनके बारे में भी जानकारी जानना जरूरी है। BPR विट्ठल के अलावा जो हाल ही में निधन हुआ है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह हैं। और विद्याबेन शाह भारतीय बाल कल्याण परिषद की 1976 से 1979 तक अध्यक्ष रही थी। और विद्याबेन शाह के नाम एक उपलब्धि है, और वो उपलब्धि क्या है कि इन्होंने भारत के पहले बाल भवन की स्थापना की थी जो कि गुजरात के राजकोट शहर में है। अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था
कि संविधान जब प्रारंभ होगा तो उसके 2 वर्ष के भीतर या उसके प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या फिर राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार उससे पहले भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उसके 2 वर्ष के भीतर वित्त आयोग की स्थापना करनी थी और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का चुनाव होगा और वित्त आयोग की टीम गठित हर 5 वर्ष पर की जाएगी और अगर राष्ट्रपति चाहें तो इसे 5 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है भारत के राष्ट्रपति को ये सिफारिश करना कि संघ और राज्य के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच इसके आगमनों को आवंटन कैसे किया जाए। यानी कि भारत सरकार को जो कर प्राप्त हुआ है उसको संघ और राज्य के बीच किस तरह से बांटा जाए, ये वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है, राष्ट्रपति तक सिफारिश पहुंचाना। साथ ही साथ वित्त आयोग ये निर्णय भी लेता है कि जो संचित निधि है केंद्र सरकार की उसमें से राज्यों को अनुदान अथवा सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उर्जित पटेल हाल ही में कहाँ नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है NIPFP। उर्जित पटेल NIPFP में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पर भी थे। हाल ही में उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। साल 2018 के दिसंबर महीने में उर्जित पटेल ने RBI गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस कारण उर्जित पटेल काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। अगर NIPFP की बात करूं तो उर्जित पटेल से पहले विजय केलकर इसके चेयरमैन थे और विजय केलकर की जगह अब उर्जित पटेल इसके चेयरमैन बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP की अगर मैं बात करूं तो NIPFP की स्थापना 1976 में हुई थी, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य है सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण का योगदान देना। इसके बारे में और देखते हैं। इसका जो प्रमुख गठन हुआ था वो वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों ने मिलकर किया था। इसके गठन में 3 योजनाओं की प्रमुख भूमिका रही है। वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकार इसके गठन की भूमिका में शामिल रहे हैं। यह एक गैर सरकारी संस्था है, यानी कि सरकार का सीधा इसमें हस्तक्षेप नहीं है। ये सार्वजनिक नीति के संबंध में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को सलाह भी देता है और उर्जित पटेल इसके चेयरमैन का पद 22 जून को संभालेंगे, जो कि विजय केलकर का स्थान लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का माने तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार कोविड-19 के दौर में पटेल के अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए इनको चेयरमैन का पद दिया गया है। अगला प्रश्न है, 19वां महान जून विद्रोह दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है और जून विद्रोह दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को ही मनाया जाता है। मणिपुर सरकार ने जून 2001 में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए शहीद हुए परिवारों के लोगों को श्रद्धांजलि देने और सम्मान देने के लिए 19वां महान जून विद्रोह दिवस मणिपुर के केकर रूपत जिले में मनाया है। यानी कि केकर रूपत जिले में 19वां महान जून दिवस मनाया गया है, जो कि 2001 में क्षेत्रीय अखंडता यानी कि राज्य की अखंडता की रक्षा करते हुए जो लोग शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। जून 2001 में केंद्र सरकार ने NSCN-IM के साथ संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित किया, जिसके बाद लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पर आगजनी हुई। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने गोलीबारी की थी, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि जून 2001 में केंद्र सरकार ने एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका लोगों ने विरोध किया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। इसलिए 18 जून को जून महान दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं NSCN-IM की, तो NSCN-IM के संस्थापक इसाक मुइवा हैं और इसमें जो IM शब्द लगा हुआ है, IM शब्द इसाक मुइवा का नाम दर्शाता है। NSCN की फुल फॉर्म है द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और IM का मैंने अभी मतलब बताया कि IM का मतलब है इसाक मुइवा और ये नागालैंड का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन है। अगर मैं बात करूं मणिपुर के मुख्यमंत्री की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जबकि मणिपुर के राज्यपाल इस समय नजमा
हेपतुल्ला हैं। और उसके अलावा मणिपुर की जो सीमाएं लगती हैं राज्य की, या मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि भाषा मणिपुरी इसमें बोली जाती है। कोवाटवेक किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में कोवाटबेक वोरोनोव को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम है कोवाटबेक वोरोनोव। और इनको नियुक्त करने के लिए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जैनबकोव ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। तो 2 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए हैं। कोवाटबेक वोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं, जबकि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जैनबकोव हैं। किर्गिस्तान को इसके अलावा किर्गिज गणतंत्र भी कहा जाता है, जो कि मध्य एशिया में स्थित पहाड़ियों से घिरा हुआ एक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान और पूर्व में चीन से मिलती हैं। इसके अलावा ये प्रमुखता से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सोने और कई दूसरे बेशकीमती खनिज जैसे हीरा आदि निकलते हैं इसकी धरती के अंदर। राजधानी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, जबकि इसकी मुद्रा है किर्गिज़स्तानी सोम। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध कैसे कैसे लगा है, बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अफगानिस्तान में कथित रूप से युद्ध अपराधों में शामिल अमेरिकी सैनिक और अन्य लोगों के कृत्यों की जांच कर रहे ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कुछ अधिकारियों पर ही ये प्रतिबंध लगा है, जो कि अफगानिस्तान में कथित रूप से युद्ध में शामिल अमेरिकी नौसैनिकों की जांच कर रहे थे। उन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ इस प्रतिबंध में उनके परिवारों पर भी अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत 2002 में 1 जुलाई को अस्तित्व में आई थी और इस अदालत पर केवल 2002 के बाद हुए अपराधों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। इस अदालत की आधिकारिक बैठक होती है नीदरलैंड के द हेग शहर में, लेकिन इसकी कार्रवाई कभी भी कहीं भी हो सकती है। किन किन क्षेत्रों में ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुकदमा चला सकती है? तो इसमें 4 क्षेत्र प्रमुख हैं: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और अतिक्रमण का अपराध। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इसमें बताई गई डिटेल्स आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी जगह हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। बात करते हैं अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि इस बार कोविड-19 था। कोविड-19 की महामारी के कारण लोगों को घर पर ही योगा करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, इसलिए इस बार योग दिवस की जो थीम रखी गई थी वो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रखी गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून के दिन योग दिवस मनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। इस योग दिवस को 21 जून के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने प्रस्तावना तैयार की थी, जिसका 175 देशों ने समर्थन किया था और ये अब तक का संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा समर्थन किसी भी देश को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम मैंने आपको बताई दी है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसके अलावा अन्य थीम्स की बात करूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की जो थीम रही थी वो रही थी क्लाइमेट एक्शन। 2018 की थीम थी योगा फॉर पीस। 2017 योगा फॉर हेल्थ। 2016 की जो थीम रही थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वो रही थी कनेक्ट द यूथ। और 2015 की रही थी योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अमर्त्य सेन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति पुरस्कार। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने हाल ही में शांति पुरस्कार जीता है, जो कि उन्हें वैश्विक न्याय के सवालों पर किए गए काम के लिए मिला है। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी एक बार मिल चुका है। वैश्विक न्याय के सवालों के अंतर्गत अमर्त्य सेन ने असमानता के मुद्दे, वैश्विक न्याय और जैसे मुद्दों पर संबोधन दिया था, जिसके लिए उन्हें शांति पुरस्कार दिया गया है। और ये 2004 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी अमर्त्य सेन रहे हैं।
किस डेट को तुर्की के राजनायक वोल्कान बोजकर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जून 2020। 17 जून 2020 को तुर्की के राजनायक वोल्कान बोजकर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि सितंबर में इसकी अध्यक्षता करेंगे। वोल्कान बोजकर को इस पद के लिए निर्विरोध चुना गया है, जिन्हें 11 देशों के समर्थन में 178 वोट प्राप्त हुए थे। वोल्कान बोजकर वर्तमान में कहाँ हैं? तो वर्तमान में वो तुर्की की संसद के विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं और इस्तांबुल के साथ एक न्याय और विकास पार्टी विधायक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नोबेल पुरस्कार किस विजेता लेखक द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो ने नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद पहली बार क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की है, जो कि मार्च 2021 में इस उपन्यास को प्रकाशित किया जाएगा और 2 मार्च 2021 को ये उपन्यास प्रकाशित होगा। और इसे प्रकाशित करने वाले जो प्रकाशक हैं वो हैं यूके में इसे फेवर एंड फेवर प्रकाशित करेगा, जबकि कनाडा में नॉफ और यूएस में अल्फ्रेड और नॉफ इसे प्रकाशित करेगा। क्लारा एंड द सन साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद इशिगुरो का पहला उपन्यास है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में लोक चित्रकला मधुबनी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। और आपके लिए आज एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। भारत के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा होगी? इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल स्टडी चेकर को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर स्टडी के PDF पाने के लिए UPSC रिटन को टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे गुरु करंदुरा नाम से फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए सीधे मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में दूंगा आपको आज के प्रश्न का जवाब। तब तक के लिए धन्यवाद।